गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम कल स्टाइकियोमेट्री त्रुटियों की बात कर रहे थे। आज हम नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटियों की बात करेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्री त्रुटियों के अंदर क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर कणों की वजह से कोई त्रुटि उत्पन्न होगी और साथ में उसकी स्टाइकियोमेट्री भी चेंज हो जाएगी, है ना। स्टाइकियोमेट्री चेंज होने का मतलब ये है कि उसमें जो धनायन और ऋणायन का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो त्रुटि उत्पन्न होने पर परिवर्तित हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि उसकी स्टाइकियोमेट्री में क्या आ गया है, चेंज आ गया है। ठीक है, जैसे हम देखिए, हम बात कर रहे हैं BU वेनेडियम ऑक्साइड की। तो वेनेडियम ऑक्साइड जो होता है उसको BOX के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ जो X की वैल्यू है वो 0.6 से 1.3 हो सकती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा, वैसे तो ये जो होगा VO2 भी होता है इस तरह से, प्योर कंडीशंस जब होती है तो, लेकिन जब यहाँ पर एरर क्रिएट होती है, डिफेक्ट क्रिएट होते हैं, तो इसके अंदर X की वैल्यू 0.6 से कितनी हो जाती है, 1.3 हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर जो आयन है, धनायन और ऋणायन जो है, इनका जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। तो यदि क्रिस्टल में किसी प्रकार का डिफेक्ट आ रहा है, दोष आ रहा है, त्रुटि आ रही है और साथ में उसका जो क्रिस्टल में जो मूलानुपाती सूत्र है वो भी चेंज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसकी स्टाइकियोमेट्री बनी हुई नहीं है, यानी स्टाइकियोमेट्री चेंज हो गई है। और जब स्टाइकियोमेट्री चेंज हो गई है तो इसको हम कहेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियाँ। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक जो त्रुटियाँ हैं इनको मेनली हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें एक तो होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष और दूसरा है हमारे पास धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष का मतलब आप जान रहे हैं, धातु जो होंगी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होंगी, यानी कि कैटायन फॉर्म में होंगी, है ना। तो यहाँ पर धनायन की अधिकता भी आप कह सकते हैं इसको, है ना। और धातु न्यूनता दोष के अंदर आप जो है धनायन की न्यूनता भी आप इसको कह सकते हैं कि धनायन कम हो गए हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे डिफेक्ट कोई सा भी क्रिएट हो, क्रिस्टल हमेशा विद्युत उदासीन बना रहता है। आयनों की संख्या, धनायन ऋणायनों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, लेकिन क्रिस्टल जो होगा वो क्या बना रहेगा, विद्युत उदासीन बना रहेगा। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं आएगा। ये कंडीशंस अप्लाई रहती है हमेशा। तो धातु आधिक्य दोष के अंदर क्या होगा, धनायन की अधिकता होगी। अब धनायन की अधिकता 2 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। 2 प्रकार से कैसे हो सकती है कि एक तो इसमें से क्या हो जाए कि कोई ऋणायन बाहर निकल जाए। क्या हो जाए, ऋणायन बाहर निकल जाए, यानी कि ऋणायनिक रिक्तिका बन जाए, ऋणायनिक रिक्तिका। और दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर कोई अंतराकाशी धनायन आ जाए, अंतराकाशी धनायन, यानी कि बाहर से कोई धनायन अंतराकाश में आकर के व्यवस्थित हो जाए। तो इन दोनों ही तरीके से धातु आधिक्य दोष क्रिस्टल के अंदर उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह धातु न्यूनता दोष जो होगा, इसमें क्या रहेगी, धनायन की न्यूनता रहेगी, न्यूनता, या यूँ भी कह सकते हो आप ऋणायन का आधिक्य रहेगा, ऋणायन का आधिक्य या अधिकता। ये धातु न्यूनता दोष में होता है। धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार से उत्पन्न होगा। भाई धातुओं की न्यूनता कैसे आएगी, धनायन की न्यूनता कैसे आएगी, यहाँ पर 2 ही तरीके से आ सकती है कि यहाँ पर क्या बन जाए, धनायनिक रिक्तिका बन जाए। एक तो धनायनिक रिक्तिका, दूसरा क्या हो जाए यहाँ पर कि कोई अंतराकाशी ऋणायन आ जाए। अंतराकाशी ऋणायन आ जाए
तो दोनों ही स्थितियों के अंदर धातु न्यूनता दोष क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अंतराकाशी ऋणायन जो होता है ना, वो संभावना नहीं रहती, यानी कि ये वाली जो त्रुटि होती है बहुत ही रेयर केस में पाई जाती है। और बहुत ही रेयर केस में पाए जाने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर ऋणायन जो होता है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा आकार होने के कारण सामान्यतः ये अंतराकाश के अंदर व्यवस्थित होने में कठिनाई अनुभव करता है। इस वजह से यहाँ पर ये अंतराकाशी ऋणायन वाली जो आपकी त्रुटि है या दोष है, ये सरलता से नहीं पाया जाता, कोई विशिष्ट परिस्थितियों में किसी विशेष उदाहरण के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष के अंदर धनायन की अधिकता होती है, ऋणायन की कमी होती है। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है, ऋणायनिक रिक्तिका बने, रिक्तिका आप जानते हैं कैसे बनती है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है अंतराकाशी धनायन इसके अंदर आ जाए, है ना। इसी तरह धातु न्यूनता दोष जो होता है वो भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। धातु न्यूनता दोष के अंदर धनायन की न्यूनता होगी या ऋणायन की अधिकता होगी। ये दो प्रकार से कैसे होगा, धनायनिक रिक्तिका बन जाए या फिर अंतराकाशी ऋणायन इसमें आ जाए। अब यहाँ पर हम एक एक को जो है देखते हैं कि किस तरीके से ये आएगी। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं धातु आधिक्य दोष की, है ना। धातु आधिक्य दोष क्यों उत्पन्न होता है, दो तरीके से होता है, ऋणायनिक रिक्तिका बनने से और अंतराकाशी धनायन के आने से। इसमें हम पहला देखते हैं ऋणायनिक रिक्तिका बनने से। इसमें होता क्या है कि जो ऋणायन होता है वो अपना स्थान छोड़ करके चला जाता है। जैसे ये ऋणायन है, ठीक है, ये ऋणायन यहाँ से क्रिस्टल से बाहर निकल गया, ठीक है, क्रिस्टल से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो इस जगह क्या बन जाएगी, ये रिक्तिका, ऋणायनिक रिक्तिका। अब यहाँ क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए, कि क्रिस्टल विद्युत उदासीन बना रहे, तो होगा क्या कि जो ऋणायन निकलेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पर छोड़ करके जाएगा। और जब अपना इलेक्ट्रॉन ये यहीं छोड़ करके जाएगा तो क्रिस्टल क्या बना रहेगा, विद्युत उदासीन बना रहेगा। और यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से इस स्थान को हम एफ केंद्र के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र। एफ यहाँ पर जो लिखा गया है ये एक जर्मन शब्द है, फॉरवेन जनरेटर, ठीक है, उससे लिया गया है ना। फॉरवेन जनरेटर का अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। अब ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि एक तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाएगा, लेकिन उसी के साथ में क्या होगा कि जैसे इनको दृश्य प्रकाश मिलेगा तो दृश्य प्रकाश के कुछ भाग को ये अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, कुछ दृश्य प्रकाश को अवशोषित किया, बाकी का उत्सर्जित किया। तो जैसे प्रकाश का ये उत्सर्जन करेगा वैसा यहाँ पर रंग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये फॉरवेन जनरेटर जो केंद्र बने हैं, एफ केंद्र बने हैं, ये क्रिस्टल में रंग के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, इससे क्रिस्टल्स में रंग आ जाता है। जैसे सामान्य रूप से जो होता है हमारा क्या कहते हैं NaCl, वो NaCl बिल्कुल श्वेत होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब इसके अंदर इस प्रकार के ये एफ केंद्र बन जाते हैं वैसे वैसे इसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है इन एफ केंद्रों के कारण, इसके अंदर NaCl के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा एफ केंद्रों की संख्या होगी यहाँ पर रंग उतना ही ज़्यादा होगा उसके अंदर, है ना। जैसे हम बात करते हैं कि KCl, ठीक है, KCl जो होता है बैंगनी होता है, बैंगनी गुलाबी भी कह सकते हो आप, ठीक है, लाइट, बहुत हल्का सा, है ना, गुलाबी जैसा दिखता है। वो बैंगनी इतना लाइट होता है कि वो हमको गुलाबी दिखता है ना। और जैसे LiCl होता है तो ये हल्का पीले रंग का हमको दिखाई देता है। तो ये सब क्यों होता है, ये इन एफ केंद्रों के बनने के कारण ही ऐसा होता है ना। जैसे हम बात करें कि हमारे पास NaCl है ना, और NaCl को हम क्या करें कि सोडियम के साथ गर्म करें, सोडियम के साथ रखें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि NaCl के चारों ओर जब ये सोडियम व्यवस्थित होंगे, सोडियम एटम्स, है ना, तो ये सोडियम एटम्स क्या करेंगे, इसमें से ऋणायन को बाहर निकालेंगे। तो जो क्लोराइड आयन होगा इसके अंदर, वो क्लोराइड आयन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और क्लोरीन परमाणु में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ देगा यहाँ पर और खुद आ जाएगा यहाँ पर सतह पर, और दूसरा जो सोडियम परमाणु है उसके साथ मिलकर के सतह पर वही NaCl के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह का हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऋणायनिक जब रिक्तिका बनती है
तो उस स्थिति में अब देखिए यहाँ पर धनायनों की जो संख्या है वो ज़्यादा है और ऋणायनों की संख्या क्या है, कम है। जैसे हम यहाँ पर टोटल पहले जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था तो टोटल जो ये पार्टिकल्स थे ये 20 थे, है ना। अब 20 पार्टिकल में से 10 जो थे वो ऋणायन थे और 10 क्या थे, धनायन थे। अब यहाँ से क्या हो गया, एक ऋणायन निकल चुका है, ठीक है। आवेश है इलेक्ट्रॉन की वजह से लेकिन ऋणायन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ऋणायन की संख्या कितनी रह गई, 9, और धनायनों की संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ पर कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, यहाँ पर ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। दूसरी चीज़ इसके अंदर स्टाइकियोमेट्री में चेंज हुआ है, इसलिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंदर आएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं अंतराकाशी धनायन की बात करते हैं। अंतराकाशी धनायन के अंदर क्या होता है, देखिए कि जैसे ये क्रिस्टल है अभी ये व्यवस्थित है, इसके अंदर टोटल 20 पार्टिकल है जिसके अंदर 10 धनायन है और 10 ऋणायन है। अभी ये पूरी तरीके से व्यवस्थित है, इसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है ना। अब इसके अंदर क्या हो कि बाहर से कोई धनायन आए और धनायन आकर के अंतराकाश में क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा यहाँ पर, उस स्थिति में यहाँ पर जो है ये अंतराकाशी धनायन के कारण जो है आपका कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा कि कोई धनायन इस जगह आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई धनायन है, कोई एटम है ए, और ए जो एटम है वो A+ आयन और इलेक्ट्रॉन में ऐसे चेंज होता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये A+ यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। जो A+ आयन है ना, ये कहाँ आ गया, अंतराकाश में, ये यहाँ आकर के क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। जब ये यहाँ आएगा तो उस स्थिति में इसका जो संगत इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएगा। तो संगत इलेक्ट्रॉन को जब साथ लेकर के आएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर किसी प्रकार का जो है क्रिस्टल के अंदर चार्ज उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन धनायन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर अधिकता हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि जब इसमें त्रुटि नहीं थी, दोष नहीं था, तब 10 धनायन थे, 10 ऋणायन थे। अब धनायन की संख्या एक ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब यहाँ धनायन कितने हो गए, 11 हो गए। तो ये अंतराकाशी धनायन आ जाने के कारण यहाँ पर ऐसा होता है। ZnO के अंदर हमको इस प्रकार का दोष पाया जाता है। जो ZnO होता है, जिंक ऑक्साइड, इसको जब हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये Zn2+, ठीक है, प्लस ½ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या होती है कि जब इसको इस तरह गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन तो इसमें से निकल जाती है बाहर, ठीक है, और ऑक्सीजन तो निकल जाती है और जिंक धनायन और अपने संगत इलेक्ट्रॉनों को लेकर के यहाँ अंदर आकर के क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब ये अंदर आकर के व्यवस्थित हो जाएंगे, जैसे Zn2+ आयन आ गए और अपने साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स को ले आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर धनायन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो इस तरह अंतराकाशी, ये धनायन कौन सा है, अंतराकाशी धनायन, अंतराकाशी धनायन। तो अंतराकाशी धनायन के आने से साथ में ये अंतराकाशी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तभी ये विद्युत उदासीन बना रहेगा, ठीक है। ये जो विद्युत उदासीन बना रहेगा ये तभी बना रहेगा जब अपने संगत इलेक्ट्रॉनों को ये साथ में लेकर के आएगा, ठीक है। देखिए हम दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं, धातु न्यूनता दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों के अंदर ही धातु न्यूनता दोष आता है। धातु न्यूनता दोष जो है उसमें क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर जो है धनायन की जो होगी वो कमी हो जाएगी, और धनायन की कमी जो होगी उसके साथ साथ यहाँ स्टाइकियोमेट्री जो होगी वो भी परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए ये धातु न्यूनता दोष जो होगा वो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष के अंदर, त्रुटि के अंदर आएगा। धातु न्यूनता दोष जो होता है वो दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है, एक तो धनायनिक रिक्तिका के बनने से और दूसरा अंतराकाशी ऋणायन के आ जाने से, है ना। धनायनिक रिक्तिका के बनने से कैसे होता है कि जैसे हमारे पास ये एक उदाहरण है क्रिस्टल का, ये आयरन सल्फाइड है FeS, ठीक है, आयरन सल्फाइड है। फेरस सल्फाइड भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें Fe2+ आयन और सल्फाइड आयन से, और ये इस तरह से व्यवस्थित है, ऐसा हमने यहाँ देखा। अब यहाँ से क्या हो कि क्रिस्टल में से कोई धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाए। जैसे सपोज करो कि ये वाला धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो इस जगह क्या बन जाएगी, धनायनिक रिक्तिका। क्रिस्टल से बाहर निकल गया तो इस जगह ये क्या बन गई, धनायनिक रिक्तिका।
धनायन के जाने से रिक्त स्थान हो गया, इसलिए हम उसको कहेंगे धनायनिक रिक्तिका। तो ये धनायनिक रिक्तिका बनी है। तो धनायनिक रिक्तिका बनने से क्या होता है कि यहाँ पर अब धनायन कम हो गए और ऋणायन क्या हो गए, ज़्यादा। जैसे पूरा जो क्रिस्टल था पहले जब इसमें दोष नहीं था तो उस कंडीशन में टोटल 20 आयन थे, 10 धनायन थे, 10 ऋणायन थे। लेकिन जब यहाँ से एक धनायन चला गया तो अब धनायन कितने रह गए, 9 रह गए, और ऋणायन कितने हैं, 10 ही हैं। तो यहाँ पर धनायन की क्या हो गई है, न्यूनता हो गई है। धनायन का मतलब धातु की क्या हो गई है, न्यूनता हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर क्रिस्टल को विद्युत उदासीन कैसे रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आवेश संतुलन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आवेश के अंदर भिन्नता है। तो इसमें क्या होगा कि कोई निकटतम धनायन जो होंगे वो अपनी आक्सीकरण अवस्था में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, और अपनी आक्सीकरण अवस्था में वृद्धि करके क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाने का काम करेंगे। आप जानते हैं Fe जो होता है Fe2+ और Fe3+ दोनों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। Fe2+ को हम सामान्य रूप से आयरन सेकंड, इसको आयरन थर्ड या फेरस और फेरिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयरन सल्फाइड जो है फेरस सल्फाइड के रूप में है, Fe2+ आयन से, यहाँ से एक Fe2+ आयन बाहर निकल चुका है। तो अब क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी 2 Fe2+ आयन जो होंगे वो Fe3+ आयन में चेंज होंगे, क्योंकि एक Fe2+ आयन बाहर गया है ना, तो कितना चार्ज कम हुआ, 2+ कम हुआ। तो 2+ को बैलेंस करने के लिए अब एक कितना बढ़ सकता है, +1 बढ़ सकता है, +2 से +3 बढ़ सकता है ना। तो कितनों को बढ़ना पड़ेगा, 2 आयनों को बढ़ना पड़ेगा। 2 आयनों को यहाँ पर, 2 धनायनों को यहाँ पर +2 से +3 में चेंज होना पड़ेगा, तब क्रिस्टल जो होगा वो हमारा विद्युत उदासीन होगा। जैसे सपोज करो कि ये वाला +3 हो गया, ठीक है, और एक कोई सा और कर देते हैं, ये वाला +3 हो गया, ठीक है। ये +3 वाले 2 आयंस हो गए। तो अब ये क्रिस्टल कैसा हो गया, आपका विद्युत उदासीन हो गया है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर धनायनिक रिक्तिका बनी, और धनायनिक रिक्तिका के बनने से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन जब धनायनिक रिक्तिका बनती है, धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल करके जाता है, तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए अन्य धनायन जो होते हैं अपनी आक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे क्रिस्टल क्या बना रहता है, विद्युत उदासीन बना रहता है। अब यहाँ पर एक प्रक्रिया और होती है, और वो प्रक्रिया ये होती है कि जैसे ये 3+ आयन बने, बाकी सब 2+ हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये आपस में बदलते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी 3+ ये बना हुआ है, थोड़े समय बाद 3+ ये बन जाएगा, ये 2+ बन जाएगा, है ना। तो 2+ और 3+ के बीच में आपस में इंटरचेंज होता रहता है, 2+ 3+ बनते रहते हैं, 3+ 2+ में चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे जो धातु धनायन होते हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब जो होना था वो तो हो चुका है, 2 Fe3+ आयन बन चुके हैं, लेकिन 2 Fe3+ आयन अब ये स्थायी नहीं रहेंगे, अब इनमें से कोई से भी बने रह सकते हैं, कोई से भी 2 हो सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके अंदर चेंज चलता रहता है, और इस तरह के चेंज चलने के कारण यहाँ पर दृश्य प्रकाश से एक विशेष प्रकार की चमक हमको देखने को मिलती है। सोने की तरह एकदम चमकीला हिस्सा हमको इसका आयरन सल्फाइड की सतह पर कई बार हमको दिखाई देता है। इसलिए इस आयरन सल्फाइड जो है इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्खों का सोना, ठीक है, फूल्स गोल्ड कहा जाता है। मूर्खों का सोना क्यों कहा है इसको, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार की धनायनिक रिक्तिका बनती है, दोष उत्पन्न होता है, और दोष उत्पन्न होने से यहाँ पर धनायनिक रिक्तिका बनी, और धनायनिक रिक्तिका बनने के साथ साथ क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए किन्हीं 2 धनायनों ने Fe2+ से Fe3+ में चेंज किया। तो इस तरह यहाँ क्रिस्टल के अंदर Fe2+ आयन भी है और Fe3+ आयन भी है, तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जब ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, दृश्य प्रकाश से कुछ ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और बाकी को उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण ये हमको गोल्ड के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम इसको जो है मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड के नाम से इसको हम जानते हैं, आयरन सल्फाइड को। यदि आपसे कोई पूछे कि मूर्खों का सोना क्या होता है, तो आप कहेंगे आयरन सल्फाइड होता है। और इसको क्यों कहा जाता है, तो आप बता देंगे कि इसके अंदर जो है धनायनिक रिक्तिका बनती है, और धनायनिक रिक्तिका बनने के साथ साथ क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए कुछ Fe2+ आयन Fe3+ आयन में चेंज होते हैं। और जब दोनों प्रकार के Fe2+ और Fe3+ आयन उपस्थित होते हैं तो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, और जब ये
एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे तो दृश्य प्रकाश से कुछ ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और जब दृश्य प्रकाश से कुछ ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं तो बाकी की ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। तो जैसे प्रकाश का उत्सर्जन करेंगे तो उसके कारण यहाँ पर ये एकदम चमकदार हमको दिखाई देने लगते हैं। इसलिए हम आयरन सल्फाइड जो होता है इसको हम मूर्खों का सोना के नाम से जानते हैं, फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं। अब दूसरा प्रकार हमारा जो है इसके अंदर जो आपका धातु न्यूनता दोष है, इस धातु न्यूनता दोष को उत्पन्न करने का दूसरा जो तरीका है वो अंतराकाशी ऋणायन आना है, कि क्रिस्टल में बाहर से कोई ऋणायन आ जाए, अंतराकाश में आकर के क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। लेकिन मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि सामान्य रूप से इस प्रकार का जो दोष होता है, इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है बहुत रेयरली हमको मिलता है, और रेयरली जो मिलना है उसका जो कारण है वो कारण ये है कि जो ऋणायन जो होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण ये सामान्यतः अंतराकाश के अंदर संयोजित नहीं हो पाते, व्यवस्थित नहीं हो पाते। लेकिन कई जगह छोटा ऋणायन होने पर, अंतराकाश में स्थान ज़्यादा होने पर ऐसी त्रुटि आपको देखने को मिल सकती है। जैसे अभी ये व्यवस्थित क्रिस्टल है, अब इसमें कोई X माइनस आयन इस प्रकार का अंतराकाश में आकर के व्यवस्थित हो गया, और जब ये अंतराकाश में आकर के व्यवस्थित होगा तो क्रिस्टल को हमको क्या बनाए रखना है, विद्युत उदासीन बनाए रखना है। तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए इसके साथ ये भी हो सकता है कोई जो है अन्य प्रकार का, जैसे ये ऋणायन यहाँ आ गया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो सकता है कि इसको विद्युत उदासीन बनाने के लिए जैसे अन्य प्रकार के ये हमारे यहाँ धनायन है, ये धनायन कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि कर दे, +1 से किस में आ जाए, +2। अब क्रिस्टल उदासीन भी बना हुआ है और ये यहाँ पर आपका ऋणायनिक अंतराकाशी ऋणायन भी आ गया है। तो अंतराकाशी ऋणायन के आ जाने के कारण यहाँ पर जो है धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और विद्युत उदासीन बनाने के लिए कोई जो धनायन होता है वो धनायन अपने जो है ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर लेता है। देखिए हम शुरू में बात की थी डिफेक्ट्स 3 प्रकार के हैं, है ना। हमने एक पढ़ा था स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा पढ़ा नॉन स्टाइकियोमेट्री, अब हम तीसरा आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, है ना। तो इम्प्योरिटी या अशुद्धता दोष के अंदर ये तीसरा प्रकार है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक खत्म हो गया है हमारा, है ना। तो अशुद्धता दोष के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई एक प्रकार का क्रिस्टल है। अब जब एक प्रकार का कोई आयनिक क्रिस्टल है उसमें कोई अन्य प्रकार के जो आयन्स होते हैं वो अशुद्धता के रूप में आ जाएं, ठीक है, यानी कोई दूसरे पदार्थ के आयन भी वहाँ पर उपस्थित हों, तो इस प्रकार क्रिस्टल के अंदर जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्धता दोष कहेंगे। जैसे देखिए NaCl जो होता है, NaCl के अंदर हम जानते हैं कौन से आयन होंगे, Na+ आयन होंगे और Cl- आयन होंगे। लेकिन यदि NaCl की वाष्प को और स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 की वाष्प को आपस में मिलाकर के ठंडा कर दिया जाए तो उस स्थिति में जो क्रिस्टल बनेगा, यानी कि NaCl का जो क्रिस्टल होगा जिसमें NaCl ज़्यादा मात्रा, उसमें कहीं पर कुछ स्थानों पर जो है इसकी स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, यानी कि सोडियम आयन जो होते हैं वो स्ट्रोंशियम आयन के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोंशियम आयन होंगे और क्लोराइड आयन होगा। तो जैसे अभी हमारे पास ये पूरा क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल किसका है, NaCl का है, इसमें Na+ आयन और Cl- आयन इस तरह से व्यवस्थित हो रहे हैं। अब क्या होगा कि हमने आपको बताया कि जैसे NaCl जो है उसको बाष्प अवस्था में लाएं, उसमें थोड़ी मात्रा में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की बाष्प को मिलाएं और मिलाने के बाद में उसको ठंडा कर दें। तो ठंडा कर दें तो जो क्रिस्टल होगा NaCl का, उस NaCl के क्रिस्टल के अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो होगा वो इम्प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट होगा। उस स्थिति में जो क्रिस्टल होगा वो जो है उसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाएगा, और ऐसे उत्पन्न दोष को हम अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये NaCl का क्रिस्टल है, अभी ये पूरी तरीके से व्यवस्थित है, इसके अंदर सोडियम आयन है और क्लोराइड ऋणायन है ना। अब यदि इसके अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पर कि एक स्ट्रोंशियम आयन जो होगा, स्ट्रोंशियम आयन Sr2+ होता है, तो एक स्ट्रोंशियम आयन जो होगा 2 सोडियम आयन को विस्थापित करेगा। कितने सोडियम आयन को विस्थापित करेगा, 2। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से ये सोडियम आयन विस्थापित हो गया और यहाँ से ये सोडियम आयन विस्थापित हो गया, ये 2 सोडियम आयन यहाँ से इसने विस्थापित कर दिए, और जब 2 सोडियम आयन विस्थापित हुए हैं तब एक स्ट्रोंशियम आयन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो अब एक स्ट्रोंशियम आयन या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। सपोज करो स्ट्रोंशियम आयन को हमने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया Sr2+ आयन, ठीक है। तो ये क्या आ गई, इम्प्योरिटी आ गई, अशुद्धि धनायन होगा,
ठीक है। लेकिन जो दूसरा जो धनायन का स्थान था, दूसरा जो सोडियम गया था, उस जगह पर अब कोई कण नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये धनायनिक रिक्तिका बन जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर स्ट्रोंशियम जो आया, तो स्ट्रोंशियम एक आयन जो है 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करके आया क्रिस्टल के अंदर। अब एक के स्थान को तो ये प्राप्त कर लेगा स्ट्रोंशियम आयन, लेकिन दूसरे की जगह पर अब यहाँ पर क्या बन जाएगी, रिक्तिका बन जाएगी। इस प्रकार इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो जाएंगे, दोष उत्पन्न हो जाएंगे। तो अशुद्धता के कारण, अशुद्धि आने के कारण क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे, अशुद्धता दोष कहेंगे। इस तरह से हमारे डिफेक्ट्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है।